तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए। आप लोग सबको पता है कि इंडिया एक नई अलायंस बनी है ऑपोजिशन पार्टी की। अ, आप ये भी कह सकते हैं कि यूपीए को रीनेम किया गया है। और इंडिया का एक फुल फॉर्म भी है जो मेरे ख्याल से आयुष बताएंगे। तो हमारे साथ आयुष है और मैं अभिमन्यु। तो हम लोग ये पहला बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक कन्वर्सेशन का। और यदि आप लोग को पसंद आता है तो विल कीप कंटिन्यू डूइंग इट ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो भी पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहे हैं, उनको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे सो दैट आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके आप लोगों को कि क्या चल रहा है और क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। क्या चीजें जो पर्दे के पीछे हो रही है, क्या थॉट प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, वो आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आ सके। ठीक है, तो हेलो आयुष। हाँ, हेलो। हाय। सो आई थिंक ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि काफी इस चीज पे चल रहा है। हमेशा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो यही रहता है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में जो महाभारत है उसमें जीतेगा कौन। और आई थिंक उसी के लिए कौरव और पांडव, अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि कौन कौरव है कौन पांडव है, लेकिन दो बड़े ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं, इंडिया एंड एनडीए। एनडीए तो आपको पता ही है, इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंटल इंडियन एंड नेशनल, ये इसमें मतलब इन्होंने लगता है, क्या लगता है इंडिया वालों को भी ये फुल फॉर्म याद रहेगा, मतलब रहा होगा अभी तक? नहीं रहा होगा। मतलब मैं अभी बताऊं तो मैंने देख के बताया, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि याद था। मतलब कठिन है थोड़ा ऐसे। हाँ, हाँ, हाँ। तो कठिन है और थोड़ा सा, पर ठीक है आई थिंक। उससे इतना ज्यादा नहीं है। मतलब जो मेन उनका उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि एक अच्छा नाम उन लोगों ने चूज कर लिया है। और एक उसमें जो एलिमेंट्स डाले हैं उनसे वो लोग रेजोनेट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो ठीक है। बाकी अगर हम उनकी बात करें कि कितने पार्टीज का नंबर जो है, तो आपको क्या लगता है कि पहले, क्योंकि दोनों की मीटिंग एक ही दिन हुई, एनडीए की और इंडिया की, तो क्या लगता है पहले क्या डिसाइड हुआ होगा? इंडिया वालों ने कहा होगा कि उन्होंने वेन्यू बुक किया होगा या एनडीए वालों ने पहले वेन्यू बुक किया होगा? मतलब मेरे ख्याल से इंडिया की एक मीटिंग पहले हो चुकी थी जो पटना में हाँ, हुई थी। बैंगलोर में। हाँ, 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 तो बैंगलोर। एक मीटिंग पहले हो चुकी थी। अब हम्म। जो दूसरी मीटिंग थी, अब ये तो यार न्यूज से पता चलेगा पहले किसने बुक किया था, ये तो टॉप ऑफ द माइंड है नहीं। पर हाँ। बेसिकली मेरे ख्याल से एनडीए की इतनी बड़ी बैठक नहीं, पर एनडीए की ये बैठक होती है हर सेशन से पहले, हर पार्लियामेंट सेशन से पहले। हम्म। जनरली बीजेपी की एनडीए की बैठक होती है, तो आई थिंक एनडीए का मीटिंग मोर और लेस उसके अराउंड था कि पार्लियामेंट सेशन है, उससे पहले सेशन चालू होने वाला है, तो एक मीटिंग जनरली वो करते हैं। इस बार वो मीटिंग उन्होंने बड़ी मीटिंग की। ठीक है, बड़ी मीटिंग की इसलिए वो इंडिया वर्सेस इंडिया इंडिया बन गया। बड़ी हाँ। मीटिंग का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और इंडिया में एक चीज जो कॉमन है, वो हम्म। कॉमन ये है कि इसमें मेजोरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिनका कोई एमपी नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो एनडीए में, हाँ। हाँ, तो दोनों पार्टी एनडीए में में ऐसा है। टू बी प्रिसाइज आई थिंक 38 टोटल पार्टीज हैं, जिसमें हाँ, से 25 पार्टीज का एक भी एमएलए एमपी नहीं है। हाँ, तो तो ये काफी दोनों बड़ा। साइड, इंडिया में भी है और एनडीए में भी। हाँ, इंडिया में भी और इंडिया में भी तो ये कॉमन है। तो बेसिकली जो बीजेपी या एनडीए मीटिंग करती थी, तो हाँ, उसमें उन सारी पार्टी को बुलाती थी जिनका एमपी होता है, तो वो हाँ, रेगुलर था। इस समझ बार गए। उन्होंने एडिशनल पार्टीज को बुलाई है जो हाँ। जिनके एमपी नहीं है, क्योंकि उनका तो कुछ पार्लियामेंट सेशन से लेना देना नहीं है। इसलिए वो एनडीए वर्सेस इंडिया ज्यादा ऑफ द फेस, ऑन द फेस दिखा, समझे पर सही है मतलब। अगर, हाँ मतलब ये तो ठीक है, एक शोबाजी और वो सब ठीक है। लेकिन अगर नंबर्स की तरफ चले और थोड़ा सा समझे कि कहाँ से ये निकल के आ रही है, तो अब जैसे आप अभी बता रहे हैं कि मेजोरिटी पार्टीज ऐसी हैं जिनका एमपी एक भी नहीं है। लेकिन और ओवरऑल की बात करें तो किसके, जैसे एनडीए की बात करें तो 38 पार्टीज है। 38 के पास टोटल सीट्स वर्सेस इंडिया की जो 26 पार्टीज है, उनके पास टोटल सीट्स में कितना क्या डिफरेंस है? मतलब तो डिफरेंस तो बहुत ह्यूमंगस है। हाँ, मतलब क्योंकि अगेन प्रॉब्लम 60-70 परसेंट पार्टीज दोनों हाँ, साइड में के पास हाँ, एमपी ही नहीं है, तो वो हाँ, तो ऐसे ही, वो तो दूध भात हो गए। ठीक हाँ, है, अब जिनके एमपीज भी है तो आप ओवरऑल देखोगे तो भाजपा ऑलमोस्ट 330 340, एनडीए का जो अभी का कुनबा है वो हाँ, 330 से 350 के का है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टी है, लगभग आप ब्रॉडली बोल सकते हैं 30 से 50 सीट वाली पार्टी ऐसी है जो उन्होंने अभी तक, जो नॉन इंडिया या नॉन इंडिया में,
जैसे 91 सीट्स, 91 एमपीज ऐसे हैं हाँ अभी 12 पार्टीज के पास में, हाँ जिन्होंने अभी तक ना एनडीए ना इंडिया से ऑफिशियल मतलब अलायंस, ये मीटिंग में वो नहीं थे। हाँ, दोनों मीटिंग में अच्छा नहीं थे। नंबर है, ठीक है, हाँ। तो अच्छा लगभग नंबर। 100 मोटे मोटी मान लिया जाए, तो हाँ 350 450। तो मेरे पास एनडीए के पास, सॉरी, इंडिया के पास आई थिंक आज के दिन में 100 एमपी भी नहीं होंगे, या 100 नहीं, के इंडिया के आसपास पास होंगे। है 157 एमपीज इंडिया के पास हैं अभी। 150 नंबर्स एड अप नहीं कर रहे हैं। नहीं वन, हाँ नंबर एड अप करके मैं बता रहा नहीं, नंबर पर ही एड अप, जैसे आप ऐसे समझो तो एनडीए के होंगे लगभग 330 340। इंडिया के हूँ। कितने हाँ हैं? 329, हाँ 330। 330। हाँ 330 में आप जोड़ दो 154, आप बोल रहे 157, हाँ। हो 157, तो ये कितना हो गया? 330 और 150, 480, 400, 480 490, और उसके बाद बोल रहे हो 480। 90 ऐसे भी है जिनके कोई पार्टी में नहीं है, कोई हाँ अलायंस में नहीं है, तो ये तो हाँ 580 हो जा रहा हाँ, तो ये तो गलत नंबर आ रहा है, है। ये सही बात। नंबर एडअप नहीं हो रहा है। हाँ हाँ तो मोटे तौर पे 340 वो है, और मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो 100 के आसपास होंगी, मतलब ठीक है, हाँ। जस्ट एबव 100 होगी या जस्ट अंडर 100 होगी, 100 के हम्म, आसपास है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। तो हम्म, आज के दिन में आप ऐसे देखोगे तो डेफिनेटली इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्जिन है। हाँ हाँ। पर मेरे ख्याल से इंडिया में जो सिस्टम है उसमें वोट परसेंटेज ज्यादा मायने रखती हम्म। है। तो अगेन हम इन सारी जो पार्टियों का मैंने बोल दिया दूध भात है, तो ये हम्म, दूध भात है नहीं, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हाँ तो हाँ ये इनके पास जो 2%, एक हाँ परसेंट 4%, 6% वोट है एरिया में, हाँ किस एमपीज में, उनके कन्वर्जन से सीट कन्वर्ट होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इनका एक अपना बहुत स्ट्रांग वो है, मतलब आप क्या बोलेंगे, स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है। हाँ हाँ। तो जस्ट वन नंबर करेक्शन वो कर देता हूँ मैं, जो बोल रहा था उसमें 329 सीट्स एनडीए की, 157 इंडिया की है। एक्चुअली उनके जो एमपीज हैं बाकी पार्टीज के, वो 91 नहीं है, वो ओके बचे हुए वो लोग कम है। ओके। और ये जो मैं 91 एमपीज बता रहा हूँ, ये एक अभी एक उसका जो सर्वे हुआ था सीएसडीएस का, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने जो निकाला प्रिडिक्ट किया है। था, हाँ। ओके हाँ। उसमें एनडीए को 303 सीट्स वो लोग दिखा रहे थे, 171 इंडिया को दिखा रहे थे, और यहाँ पे वो दिखा रहे थे। तो वो ठीक है। पर जो मेन आई थिंक मुद्दा, कि अगर एनडीए, आप चाहे सर्वे ले लो या एक्चुअल डेटा ले लो, कुछ भी ले ले, एनडीए तो बहुत ही चिल टाइप से जीत रही है। मतलब तो क्या मतलब, फिर तो वो तब भी क्या तैयारी पूरी रखेंगे, नहीं रखेंगे, कोई मतलब फर्क। हाँ, देखिए, चुनाव है तो लड़ना तो है। लड़ना तो है। हाँ, तो लेकिन अलायंसेस की बात करें तो बाकी जो 60 70 या जितनी भी सीट्स बची हैं, जो वाईएसआरसीपी, बीजेडी और जो बड़ी पार्टियां जिनका सिग्निफिकेंट नंबर है वो, लेकिन क्या वो इतना सिग्निफिकेंट है कि एनडीए उनकी तरफ देखे भी, या फिर ना देखे तो भी चलेगा। मतलब मेरे ख्याल से जो थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसमें भी 5 6 डोमिनेंट पार्टी है, वाईएसआरसीपी है, टीडीपी है, हाँ चंद्रबाबू नायडू की, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है, मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, देवगौड़ा साहब की जेडीएस है, और भी पार्टियां हैं, बट ये प्रमुख 4 5 6 पार्टी आप बोलेंगे हाँ तो ये है। एमआईएम है ओसी साहब की। हाँ ठीक है। हाँ अब ये किसी अलायंस में नहीं है, तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि इनकी टीआरएस है, तेलंगाना की, हाँ, इसमें यार है। बड़ी पार्टी। तो दो कारण है। पहली कारण है कि पहला कारण कि कांग्रेस इनको बुलाना नहीं चाह रही है, हम्म, और दूसरा कारण है कि एनडीए की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हम्म। अब टीआरएस, मतलब कांग्रेस और टीआरएस की अलायंस नहीं हो सकती है तेलंगाना में, वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट आपस में। में है। ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा, आप देखेंगे जब कांग्रेस जीतती है चुनाव, मतलब 2004 में जीती, 2009 में जीती, तो एक बड़ा सीट उनका यूनिफाइड आंध्रा से आता था, मतलब आंध्रा तेलंगाना से आता था। हाँ, तो वहां पे हाँ सॉरी, हाँ तो वहां पे कांग्रेस अपने आप को जीरो नहीं करना चाहिए। हम्म आप हम्म देखेंगे अभी जो हम लोग बात करें उसमें 3 बड़ी पार्टी वहां के, हम्म। आपके केसीआर के टीआरएस हो गई, हाँ बीआरएस जिसको आप बोलते हैं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो गई, और अपने जगन हाँ मोहन साहब की वाईएसआर सीपी हो गई। अब ये तीनों पार्टी को कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ना है। हाँ तो कांग्रेस को यदि वहां पे इंडिया अलायंस में शामिल करना, तो कांग्रेस को जीरो करना, जबकि हम्म वो वन ऑफ द फर्टाइल लैंड्स ऑफ कांग्रेस रही है टिल 2000, मतलब 2004 2009 के इलेक्शन में जो उन्होंने लास्ट चुनाव का है।
तो वो रिस्क लेनी, मतलब आई थिंक वो तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन पे, उनको उतनी ज्यादा इन अलायंस की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब एक चीज और बहुत थोड़ा टेक्निकल है, बट मैं ये वो बताना चाहूंगा कि बीजेपी जब भी अलायंस करती है ना, बीजेपी मतलब आज की बीजेपी, मोदी और अमित शाह की बीजेपी, तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनकी सीट बढ़े, मतलब सामने वाले के वोट से उनका सीट बढ़े, हाँ सामने वाले भी जीते, लेकिन हाँ, प्रोमिनेंट उनका रहता है कि मेरी सीट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। एनडीए से ज्यादा बीजेपी यस, प्रोमिनेंट। यस, हाँ वो दूसरे को सीट बढ़ाने के लिए अलायंस जनरली नहीं करना चाहती। हाँ हाँ ठीक है, तो ये उनका एक आउटलुक रहा है पिछले 9-10 सालों में। हाँ। तो जो आंध्र तेलंगाना में वहां पे बीजेपी अलायंस भी कर लेगी, तो बहुत ज्यादा एमपी सीट्स जीत नहीं पाएगी, हम्म। हो सकता है 1, 2, 4 जीत जाए, ठीक है, हाँ। तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं। पर ये हो सकता है कि बीजेपी की वजह से बाकी पार्टीज जीते, हम्म। मतलब टीडीपी जीत जाए, टीआरएस जीत जाए फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, या जगन मोहन रेड्डी जीत जाए। हम्म। तो बीजेपी ये काम करना नहीं चाह रही, बीजेपी अपने कॉस्ट पे किसी और को बड़ा क्यों करेगी, हम्म। मतलब कल टीडीपी 25 में 25 से जीत जाए बीजेपी के अलायंस की वजह से, तो ये जगमोहन, मतलब सॉरी, चंद्रबाबू नायडू भी डिमांड करेंगे, डिमांडिंग हो जाएंगे या कुछ। फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको बीजेपी से डर लग, मतलब हो सकता है ना पार्टीज कि हम बीजेपी के साथ में जाते हैं तो एंटी मुस्लिम इमेज उनकी बन जाती है, या कुछ ऐसी इमेज बन जाती है जिसके कारण वो जो वोट बैंक उनका है वो निकल जाता है। हाँ, तो एक ये कारण। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो मैं पहला बताया था, उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और इसकी वजह से बीजेपी भी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि हम्म। बीजेपी को पता है कि यदि सामने वाले का 30% वोट बैंक है, तो एक हम्म। बड़ा परसेंटेज उसमें मुस्लिम का है, हाँ और हाँ। यदि अलायंस में आ जाएंगे तो मुस्लिम तो निकल के चला ही जाएगा, तो जो हम्म। नेट बेनिफिट है वो हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, हम्म। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो पर जिनका इसमें मुस्लिम बेस एक है। बात, हाँ एक बात बस समझ में नहीं आती कि जो बीआरएस है, जो कि टीआरएस पहले थी, उन्होंने पूरा स्टार्ट किया कि हम एक नेशनल पार्टी बनाते हैं, और उन्होंने स्टार्ट, एक तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था कि पूरा अलायंस और ये सब चीज, और उन्होंने बैकआउट कर लिया। और जो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के अगेंस्ट वाली जो चीज है, वो तो दिल्ली में भी है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है, वो कांग्रेस के अगेंस्ट है, लेकिन तब भी उनके हो सकते हैं रीजंस, वो डेली ऑर्डिनेंस बिल और हाँ, वो सब। मतलब कल अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो उन्होंने भाषण दिया है हाँ कि आम आदमी पार्टी ये बिल तक ही इंडिया के पार्ट है, हाँ ये हाँ। बिल के बाद इंडिया के पार्ट नहीं रहेंगे। इस पे यदि एनालाइज करें, मैं अपनी जो भी विवेक सोच पाऊं, तो मुझे लग रहा है ये सही ट्रू होने वाला है। आम आदमी पार्टी की इंडिया का पार्ट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, आम आदमी पार्टी भी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में हाँ। है, तो अभी उसे ग्रोथ चाहिए। वो अलायंस में जाएगी तो सिकुड़ेगी, दिल्ली में भी सिकुड़ेगी, पंजाब में भी सिकुड़ेगी, जहां वो अच्छा कर रही है, गुजरात, वहां पे भी, राजस्थान, वहां पे भी सिकुड़ेगी। तो अभी वो, और मान लीजिए इससे इंडिया जीत भी गई, तो भी आम आदमी पार्टी को कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, उन्हें तो दिल्ली और पंजाब की सरकार चलानी। तो इंडिया के जीतने से यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप दिल्ली में कम हो जाएगा, दिस इज द ओनली बेनिफिट दे कुड गेट। हाँ। ठीक है, तो ये बेनिफिट पे क्या वो अपना ग्रोथ अगले 3 साल 5 साल के लिए स्टैग्नेट देगी, मुझे डाउटफुल लगता है। अगर सिमिलर एनालॉजी इधर ले तो जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर हो गया, मतलब उसमें हम्म, जोमेटो बड़ा है और हम्म, ब्लिंकिट छोटा है, मतलब ब्लिंकिट हम्म, आम आदमी पार्टी है, वो ग्रोइंग स्टेज पे है, उनको ग्रो करना है। तब भी उन्होंने किया क्योंकि उनको कुछ नीड्स भी हैं, मतलब उनको चाहिए बहुत सारी चीज, तो यूपीए से उनको वो चीजें भी तो मिल, सॉरी इंडिया से उनको वो चीजें भी तो मिल रही। मतलब मुझे एक चीज जो मैंने बोला, ठीक है, हाँ कि दिल्ली में हस्तक्षेप कम हो जाएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हाँ है या हाँ। इंटरफेरेंस, उसके अलावा मुझे कोई दूसरी चीज दिख नहीं रही है जो मिलेगी उन्हें, उनको मिल रही है दूसरी चीज। या जिसकी उनको चाहत है। हम्म। मतलब हम्म। पॉइंट है कि यदि आम आदमी पार्टी के पास 10 एमपी हो भी जाए, हाँ ठीक है, हो सकता है अभी एमपी नहीं जीतते हैं दिल्ली से, कांग्रेस हाँ अलायंस करेंगे तो कुछ एमपी जीत जाएंगे 2-3, हाँ हाँ। तो 2-3 एमपी जीत जाएंगे भी तो क्या ही हो जाएगा, हम्म। मतलब 3 एमपी, आज 2 एमपी तो बहुत सारे पार्टी के हैं, हमारे हम्म। झारखंड के आजसू है जिनकी 1 एमपी है, तो हाँ। एक हो चाहे जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो मेरे ख्याल से जो आम आदमी पार्टी की का, और पर इससे क्या होगा कि जो आम आदमी पार्टी की भी एक एम्बिशन पार्टी लगती है, उन्हें भी नेशन वाइड पार्टी अगले 10 15 20 25 साल में बनना है, ऐसा लगता है जैसे वो एक्सपैंड कर रहे हैं। यदि वो इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं,
तो ये एक्सपेंशन तो रुक जाएगी। हम्म, तो क्या वो मतलब आर दे रेडी टू रिस्क द ग्रोथ? तो ठीक है। मुझे बहुत अमित शाह जी के जो भाषण में उन्होंने बोला उसमें मुझे बहुत रैशनल लगता है। हम्म और कि आम आदमी पार्टी कंटिन्यू नहीं करेगी क्योंकि मतलब प्रोबेबली आम आदमी पार्टी विल बी मोर एट लॉस। तो अगेन वो वाली कंडीशन जो हम लोग जिससे बात चालू किए थे कि हम्म टीआरएस कांग्रेस में जो रिलेशन है, हाँ अल्टीमेटली वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी दिखेगा दिल्ली और पंजाब में। अभी मेरे हम्म ख्याल से ये दिल्ली ऑर्डिनेंस का जो बात था वो एक यूनिफाइंग फैक्टर था, पर मेरे ख्याल से वो जैसे ही खत्म होगा वो यूनियन फैक्टर, तब प्रॉब्ली आम आदमी पार्टी की मतलब सही पॉलिटिक्स है सही वो समझ में आएगा। ऑल्सो हम्म मेरे ख्याल से अभी जो इलेक्शन होने वाले स्टेट इलेक्शन, हम्म मध्य प्रदेश राजस्थान, वो भी इंडिया की टेस्ट, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस की टेस्ट। क्योंकि राजस्थान तो क्या और मध्य प्रदेश विधान, में आम आदमी पार्टी काफी एग्रेसिव काम कर रही, हाँ तो हाँ क्या वो कांग्रेस के लिए चुनाव चुनाव वहां नहीं लड़ेगी? हम्म वो उनके एक लिए। बड़ा टेस्ट लेकिन होगा। विधानसभा क्या इन जनरल का कुछ इसमें मतलब जैसे पिछली बार अगर देखें तो इतना रिलेवेंस नहीं दिखा था कई जगहों पे। सर राजस्थान एमपी वहां पे कांग्रेस जीती, और यहाँ मतलब लोकसभा में देखें तो पूरी पूरी सीट बीजेपी ने निकाल ली। अब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं कि 11 स्टेट्स में हम लोगों की सरकारें हैं, इंडिया की सरकार है, और जबकि बीजेपी एनडीए की सरकार आई थिंक 12 स्टेट्स में। तो 11 वर्सेस 12 वैसे इतना ज्यादा नहीं है। और इवन अगर आप लोकसभा सीट्स भी देखें, 12 स्टेट्स में जो बीजेपी के एनडीए के पास है उनमें 219 सीट है, और जो इंडिया की है उसमें 243 सीट्स है। तो वैसे देखेंगे तो उनका स्टेटमेंट भारी लगेगा कि विधान मतलब इनके पास तो है अच्छा खासा, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं ये कंफर्टेबल सिचुएशन में इंडिया है ना कि एनडीए। तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी हमने स्टेट इलेक्शन की बात की, हाँ अपने भी बात की और स्टेट इम्पैक्ट, तो नहीं वो एकदम बिल्कुल सही कि स्टेट इलेक्शन का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट या इन टर्म्स हम्म ऑफ वोटिंग पैटर्न वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। हम्म बट अभी हम उस पर अलायंस की बात कर रहे थे, ठीक है? हम्म तो उसमें एक पॉइंट मैं बस ऐड करना चाहूंगा। मान लीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी राजस्थान में लड़ती, हाँ ठीक है, मतलब वो इलेक्शन नवंबर दिसंबर में होगा, हाँ हाँ तो जो नीचे कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, जो पार्टी के लोकल लीडर है, हाँ वो तो दिसंबर में लड़ रहे हैं और हाँ मार्च में गले मिल के साथ काम करने लगे। हाँ ये उतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। हाँ हाँ कार्यकर्ता का एमलगेशन कि अभी 2 महीना पहले तो तलवार निकाल के लड़े, माँ बहन किया, और फिर 2 महीने बाद लड़े। तो ये नीचे इतने आसानी से हो नहीं पाता है। तो मैं इसलिए बोला कि ऑब्वियसली नेशनल स्टेट इलेक्शन एकदम अलग होते हैं जो आपने बात की, पर ये एक टेस्ट, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी आप बोल रहे हो कि अलग लड़ लेगी, तो फिर उतना अच्छा से नेशनली नहीं लड़ पाएगी, हम्म ठीक है? तो वो एक फैक्टर। दूसरा जो आपने अभी बहुत अच्छा डेटा दिया कि इन टर्म्स ऑफ स्टेट कैप्चर आप देखेंगे तो प्रोबेबली इंडिया एनडीए से आगे है। हम्म और ये सही भी है मेरे ख्याल से, बहुत सारे स्टेट्स में है, मतलब आप देखेंगे तो बीजेपी या एनडीए के पास तो 2 बड़े स्टेट्स हैं जो सबसे बड़े एमपीज देते हैं, हाँ यूपी एंड महाराष्ट्र, हाँ हाँ ठीक है? तो ये लगभग 128 सीट हो जाते हैं, बाकी में तो इंडिया जाता है। बट मेरे ख्याल से जब स्टेट की बात आती है तो मोदी नहीं होते, और हम्म, जब देश की बात आती है तो मोदी होता है। हाँ वहां पे वो बहुत बड़ा और फैक्टर है। मोदी होते हैं तो मोदी कुछ चीज लेकर आते हैं। हाँ मोदी हाँ राष्ट्रवाद लेकर आते हैं, हाँ देश लेकर आते हैं, मोदी हिंदुत्व लेकर आते हैं, हाँ मोदी एक जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो होते हैं जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं उनके हाँ लिए अपील लेकर आते हैं, हाँ ठीक है, हाँ उनके साथ कनेक्ट लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो जो आप अभी इक्वल की बात करते हैं या थोड़ा सा बोल रहे थे कि इंडिया 20 हाँ लग रही है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वाइज देखे तो, पर मेरे ख्याल से वो मोदी इतना बड़े फैक्टर है देश में कि वो आते ही वो। हाँ, पर इवन अगर हम सिर्फ अलायंस की बात करें, अलायंस में हम कह रहे हैं कि जैसे उनकी जो सीट्स थी 329 सीट्स एनडीए की, उसमें से मेजर जो सीट्स हैं वो 301 सीट है बीजेपी की, और जो बाकी जो सीट्स बच रही है 7 सीट उसमें एक एक पार्टी की सीट्स है। 13 सीट शिवसेना जो शिंदे वाला ग्रुप है एक्शन। उसकी है 13 सीट्स, और एलजेपी की 6 सीट्स है। तो यहाँ पे भी तो दिक्कतें हैं, क्योंकि शिवसेना का अभी एक कोई सर्वे हुआ था, तो शिवसेना का जो ठाकरे वाला सेक्शन है
फैक्शन है उसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू शिंदे फैक्शन को। तो ये यहाँ पे कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरा, एलजेपी की 6 सीट्स है, वहां पे भी वो चाचा भतीजा विवाद की वजह से हो सकता है वहां पे भी सीट्स डिवाइड हो जाए। तो अगर अलायंस के टर्म्स में देखें तो फिर तो बीजेपी बचा, मतलब अभी अगर देखेंगे तो फिर इट्स नॉट इंडिया वर्सेस एनडीए, इट्स इंडिया वर्सेस बीजेपी, और यू कैन से इंडिया वर्सेस मोदी। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें एक चीज है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि डेफिनेटली ये सीट्स आपको लग रहे हो कि सीट्स इनके कम है या इनके वोट परसेंटेज कम है, लेकिन हम्म अगेन इनके जो वोट परसेंटेज है वो जीतने लायक नहीं हो, पर जिताने के लिए प्रॉब्लली सक्षम होते हैं। अब इसमें हम्म मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। अभी पिछले एक महीने में बीजेपी ने इसमें काफी आउटरीच चालू किया है। तो आप जो बात करें थे, आपने दो बड़े स्टेट्स की बात की, बिहार की बात की और महाराष्ट्र की बात की, जहां आपने हाँ, मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है ड्यू टू हम्म कंफ्लिक्ट विद इन द अलायंस पार्टनर्स। हम्म पर आप देखेंगे कि पिछले एक महीने में बीजेपी ने एक स्टेट साधा है। वो हम्म स्टेट साधा उत्तर प्रदेश। हम्म उत्तर प्रदेश में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ किया है, हम्म महाराज सिंह चौहान को किया। अगेन ये नाम नहीं है, इनके साथ 2% 3% वोट बैंक, ठीक है, तो उनको इन्होंने साथ किया। अभी बात चल रही है कि पल्लवी पटेल, पूजा पाल भी साथ आएंगी, तो वो यूपी में अपने आप को 80 on 80 कैसे पहुंचा जा सके, वो फोकस कर रही है। तो अभी मेरे ख्याल से उनका पूरा फोकस यूपी में, और यूपी में उन्होंने जो भी इन्होंने छोटे छोटे अलायंस, अगेन हो सकता है वो एक भी एमपी ना जीतते हो या एक एमपी जीतते हो, हाँ बट हाँ इंपॉर्टेंट है वो एक एमपी की वजह से भाजपा 5 या 6 सीट जीत सकती है। हाँ हाँ अभी आप देखेंगे, अभी हम लोग सर्वे की बात कर रहे थे, तो जो हम्म अभी लेटेस्ट जो सर्वे आया उसमें यूपी में बीजेपी को अच्छा परफॉर्मेंस दिखला रहा है, गेन दिखला रहा है। तो हम्म बीजेपी को पता है कि मतलब ऑब्वियसली महाराष्ट्र और राजस्थान, सॉरी, महाराष्ट्र और बिहार में उतना हम्म अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब चैलेंजेस आएंगे, तो जहां पे मजबूत है उसको और मजबूत करने के लिए वो कोशिश कर रही है। तो यूपी में जो अलायंस है, वो जो अभी अलायंस बनता है वो दिख रहा है। हम्म वो बीजेपी यदि होल्ड कर लेती है चुनाव तक, जो होल्ड कर लेंगे, हम्म आप देखेंगे तो बीजेपी अगेन सारी सीट बीजेपी जीतती। हम्म बट यूपी में प्रॉब्लम 5 या 6 पार्टी की आज के दिन में अलायंस हो गई। हम्म अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, संजय हम्म निषाद की निषाद पार्टी है, अभी उन्होंने राजभर जी को लिया है, तीन और एक दो छोटी पार्टियां और, ठीक है, तो 4 5 पार्टियों की हो सकता है पांचों पार्टी में किसी की एमपी ना हो, लेकिन उससे बीजेपी प्रॉब्ली हो सकता है 75+ भी स्कोर कर पाए यूपी। मेरे ख्याल से इसके साथ साथ बिहार में भी बीजेपी ने अभी यूपी स्तर पे उन्होंने साधना चालू नहीं किया, क्योंकि बीजेपी थोड़ा वेट एंड वॉच पे, पर बिहार में भी वो अलायंस को साधेंगी। जैसे एक उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को अभी शामिल कर रहा है, जीतन राम मांझी जी के पार्टी को शामिल करने की बात चल रही है, मुकेश सहनी है वीआईपी के, उनको भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है उनको भी शामिल करेंगे, ठीक है। तो जो भी जो अलायंस में थोड़ी बहुत डेंट आया है, उससे वो और एडिशनल अलायंस ऐड करना चाह। अब जैसे आपने वहां भी बोला कि शिवसेना का डेंट आया, हाँ शिंदे अलग है, हाँ उन्होंने उसको मैनेज करने के लिए अजित पवार को इंक्लूड कर लिया हाँ हाँ कि हाँ सेना जो टूट रहा है उतना पवार हाँ ऐड हाँ कर दे। तो अब हाँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो चुनाव बताएगा, हाँ हाँ पर हाँ मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि हम्म दिक्कत है अलायंस में, इसलिए वो उस पर करेक्टिव एक्शंस ले रही है। हमने भी हम्म 3 स्टेट की बात की जो 3 सबसे बड़े स्टेट्स है, और हम्म मोटे तौर पे आप बात करेंगे तो 170 सीट यहाँ आती है, और हाँ 170 सीट में प्रोबेबली बीजेपी एनडीए 150 तक एम कर सकती है। और हाँ यदि वो ये 3 स्टेट में 150 ले आई, तो फिर हम्म देश का कोई भी रिजल्ट हो वो सरकार बना ही लेगी। तो हम्म मेरे ख्याल से यहाँ पे उनका स्पेशल फोकस है, और डेफिनेटली पहले से दिक्कत है, बट आई थिंक उसको वो सॉल्व करने के ऊपर भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, ये अभी दिख रहा है पिछले 1 1.5 महीनों से लाइंसेस पे। और अगर इंडिया की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ठीक है एनडीए में कुछ दिक्कतें होगी, वहां पे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है क्योंकि वहां पे इतने पार्टीज हैं। और एनडीए में तो एक बहुत बड़ा बीजेपी है, उनके जो कहेंगे वो चलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा उनके पास सीट्स है, मैंडेट है, सब कुछ। इंडिया में लेकिन स्थिति वैसी नहीं है नहीं, इंडिया में। मुझे ऐसी नहीं लगती है। मुझे हम्म लगती है कि इंडिया पे बहुत सॉर्टेड अलायंस है। हम्म इंडिया में 2 पार्टी में ही दिक्कत हम्म है, एक है कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, हम्म और दूसरी है कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट, कांग्रेस वर्सेस। कम्युनिस्ट सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट। हाँ 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 तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जहां बात फंस सकती है वो फंसेगी दिल्ली में,
पंजाब में और कुछ पार्ट ऑफ में भी गुजरात में। हम्म, कांग्रेस और कम्युनिस्ट में फंसेगी तो बंगाल में फंसेगी और नीचे केरला में फंसेगी। हम्म। बाकी मेरे ख्याल से कहीं कोई इशू है नहीं। मैं नहीं, पर एक बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट में बंगाल में फंसेगी, पर उसी और अलायंस केरला में में ममता फंसेगी। बनर्जी भी है। हाँ, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस और ममता बनर्जी में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। पर ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट में आएगी। अगेन, तो हाँ, अल्टीमेटली बिकम्स, मतलब वहां पे इशू है, मतलब जो भी आप हाँ, बोल। हाँ, तो हाँ। ये स्टेट इशू है, तो एक बार के लिए मान ले आम आदमी पार्टी को थोड़ा अवॉइड कर दे, हम्म, क्योंकि अगेन रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, और रहेंगे भी तो पंजाब और दिल्ली आर स्मॉल स्टेट, मतलब 20 लोकसभा सीट है, ठीक है। हम्म, तो उसको एक बार अवॉइड कर दे। तो मेजर बात जो फंस रही है वो केरला और बंगाल में फंस रही है। हम्म, पर एडवांटेज ये कि केरला में अलायंस यदि टूट भी जाए, हम्म, इंडिया ना भी रहे, तो भी उसका एडवांटेज बीजेपी को नहीं मिलेगा, हम्म, हम्म, ठीक है। तो वहां पे केरला में ये सेफ है। हम्म, मान लो अलग अलग ही भी लड़ ली हम्म, केरला में, तो भी क्या है, बीजेपी एक सीट जीत जाएगी, मतलब कोई हम्म, एडवांटेज बीजेपी को नहीं। हम्म, तो केरला में फ्रेंडली फाइट या कोई भी फाइट कर ले या ना करे, अलायंस कर ले, मतलब उससे एनडीए को बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम्म, बंगाल में थोड़ा सा ये विषय, बंगाल में विषय बनेगा, पर बंगाल में मुझे लगता है बहुत ज्यादा विषय नहीं मिलेगा, क्योंकि टीएमसी बहुत डोमिनेटिंग पार्टी है। हम्म, तो जो कॉन्टेस्ट है वो तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। हम्म, पर अलायंस यदि होता है और नहीं होता है तो उसमें 10 सीट मेरे ख्याल से प्लस माइनस हो सकता है, बीजेपी की 10 सीट कम हो जाएगी या बीजेपी की 10 सीट ज्यादा हो जाएगी। हम्म, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वो नहीं, मतलब वो 10 सीट की दिक्कत है, वो आएगी बंगाल में। मतलब यदि हम्म, पूरी अलायंस बहुत अच्छे तरीके से हो गई तो ऐसा नहीं कि बीजेपी जीरो पे आउट हो जाएगी, 10 सीट कम मिलेगी। और अलायंस नहीं हो पाता है तो बीजेपी को 10 सीट ज्यादा मिलेगी। अब मैं कुछ स्टेट्स कवर कर लेता हूँ जहाँ पे अलायंस में दिक्कत नहीं होगी। अब बिहार, बिहार में ये सरकार चला रहे हैं, हाँ, 2015 में ऑलमोस्ट यही फॉर्मेशन में चुनाव लड़ चुके हैं, कर चुके हैं, हाँ। तो कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, झारखंड में इन्होंने अभी लास्ट इलेक्शन इसी अलायंस में लड़ा है, तो कोई हम्म, दिक्कत नहीं आएगी। यूपी में अखिलेश जी के साथ इनका गठबंधन 2017 में था, पहले चुनाव लड़ा हुआ है, तो हाँ, मोटे तौर पे उसमें 19-20 होगा। पर अगेन कोई चैलेंज नहीं आएगी। जो हिंदी बेल्ट है, जो प्रॉपर एमपी, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ की हाँ, बात करते तो इसमें कोई डिस्प्यूट है नहीं, भाजपा वर्सेस हाँ, कांग्रेस ही होती है, कोई दिक्कत है नहीं। डीएमके के साथ तमिलनाडु में ये अलायंस में है, चुनाव लड़े हुए थे, लड़ सकते हैं, मतलब फिर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ वो हमेशा साथ चुनाव लड़ते हैं। इस हाँ, बार शिवसेना की एक उद्धव है, तो मैनेज हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अजित हाँ, पवार भी छोड़ के गए हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा। कश्मीर में ये इनके साथ कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ चुनाव पहले ही लड़ चुके हैं, तो आई थिंक कोई समस्या है नहीं। जहां समस्या हो सकती थी आंध्रा तेलंगाना में, वहां पे अलायंस हुई नहीं, तो मेरे ख्याल से इंडिया भी सॉर्टेड है। हम्म, बंगाल के कुछ रीजन में डिस्प्यूट हो सकता है, और आम आदमी पार्टी की वजह से कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, बाकी मेरे ख्याल से कोई बड़ा मुझे इंडिया अलायंस में लड़ाई दिख नहीं रही ठीक है, ठीक है। आई थिंक इसमें जो अभी अभी अगर फिर वैसे देखें तो सॉर्टेड, दोनों साइड से सॉर्टेड है काफी हद तक। एनडीए तो सॉर्टेड ही है, क्योंकि वहां पे बीजेपी का है। मतलब पूरा। शीट शेयरिंग और अलायंस में मुझे हाँ, लगता है कि सॉर्टेड है। हाँ, समस्या दो जगह आएगी, हाँ, जिसपे हम लोग अभी बात करेंगे। पहला आएगा इश्यू और एजेंडा पे, हम्म, कि क्या इश्यू या एजेंडा, क्या प्रोमिस या क्या बात पे चुनाव लड़ना है। तो हाँ, ये इंडिया में ये समस्या आएगी। इंडिया में एक ही, इंडिया सॉरी इंडिया में एक ही विषय है, हम्म, मोदी। हाँ, वही इश्यू है, वही हाँ, हाँ, प्रोपोगंडा है, वही एजेंडा है, वही सब कुछ है, तो हाँ, इंडिया इसमें शॉर्टेड है। हम्म, इंडिया में एक समस्या यहाँ आएगी। और दूसरी समस्या आएगी जब लीडरशिप चुनने की बात आएगी, तो उसका फॉर्मूला या उसके आसपास क्या बनता है। हाँ। तो ये दो मुद्दे पे इंडिया में इश्यू है कि इंडिया तो दोनों हिसाब से सॉर्टेड लग रहा है। तो इसी की बात कर लेते हैं, एजेंडा और इश्यूज की। तो जैसा आप कह रहे हैं कि एनडीए के पास तो मोदी मुद्दा है, इंडिया के पास भी तो है कि मोदी हटाना है। उनका भी एक नारा चल रहा है कि मोदी हटाओ, दिस इज आवर एजेंडा। और उसको उन्होंने अपने नाम में भी, मतलब नाम में किसी तरह से डायरेक्टली नहीं, वो इंक्लूसिव वाली चीज को कि एंटी इंक्लूसिव है मोदी, तो उनको हटाइए। तो मेरे ख्याल से यदि इलेक्शन, यदि इनका एजेंडा रहता है मोदी हटाओ, हाँ, तो इलेक्शन बिकम्स मोदी, हाँ, मतलब हाँ,
क्योंकि दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, रखो या हटाओ। रखो या हटाओ, हाँ। तो एजेंडा यदि ये सेट होता है तो प्रोबेबली एनडीए को ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम्म। अगेन मोदी इज अ कल्ट इन इंडिया। ठीक है, हम्म। तो उनके अराउंड यदि वो व्यक्ति पे बात आ जाएगी, हाँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोदी अभी कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया एड्स भी मैं देख रहा हूँ भाजपा वाले चला रहे हैं। नहीं, तो पर ये कहना कि अगर मोदी हटाओ वर्सेस और किसी चीज पे इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक को आप इग्नोर करके दूसरी चीजों पे नहीं रख सकते हैं। अगर ये कहते हैं, इंडिया अगर ये कहता है कि नहीं, हमें भाजपा सरकार ने या एनडीए सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है, इस चीज पे करें, तो वो भी वही हो जाता है कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया। नहीं और मेरे अगर आप ये कहें कि हटाने वाली चीज पे इलेक्शन को जीतना मुश्किल है, तो यूएस में ट्रम्प हटाओ वाला ही पूरा फीलिंग था वहां पे, और वहां पे जीते। ऐसा नहीं है कि लोगों को बाइडेन को प्रेसिडेंट बनाना था, उनका था कि नहीं, मतलब वहां पे ठीक है, पार्टी सिस्टम, वोटिंग पर, पैटर्न सब कुछ पर अलग है। वहां बाइडन सामने तो था। हाँ, हाँ, वहां यहाँ तो पे वो भी, वहां। हाँ, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे तो मोदी हटाओ पर लाओ किसको, इसमें भी तो सवाल है। हाँ, इस पे एक सवाल बड़ा रहेगा, तो आपको और है क्या कि लगता है मोदी कि। हटाओ, मोदी हटाओ अगेन, एक आप ऐसे भी समझिए कि मोदी हटाना कोई क्लास मॉनिटर हटाने वाली बात नहीं, बात हो हाँ, रही है देश चलाने की। हाँ। तो आप मोदी हटाओ से देश नहीं चलेगा ना। हम्म। देश आप क्या कैसे चलाओगे 5 साल 10 साल सरकार में, आपको हम्म। वो बताना होगा ना। मतलब हाँ। मोदी हटाने से देश चल जाएगा हम्म। ये। पर जिन लोगों को जो एक वो फीलिंग आ जाती है, एक एंटी इनकम्बेंसी वाली, और जो ये फील आ चुकी है कि नहीं, इनसे तो अच्छा हो ही जाएगा कुछ। देखिए, हमेशा ये वाली चीज तो रहेगी जनता में कि यार इन्होंने तो पूरा खराब कर दिया हो। अब वो डिपेंड वो करेगा, अगर ये फीलिंग लेके जाते हैं कि वो फैक्शन कितना बड़ा है। अगर वो फैक्शन सिग्निफिकेंट है, तब तो इनके पास अच्छा। ये आप सही बोल रहे हैं, पर मेरे ख्याल से अभी जो भी सर्वे आ रहे हैं, हाँ। अभी भी जो भी सर्वे या पिछले 5 10 साल में जो भी सर्वे आया, उसमें भी कहीं भी मोदी अनपॉपुलर या हीटेड लीडर के रूप में सामने नहीं आए। जैसे मैं हम्म। एग्जांपल देना चाहूंगा, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो हाँ। 2018 में एक वसुंधरा हेट की भावना थी। हम्म। हम्म। मतलब गहलोत चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं, पर वसुंधरा को हटाना है। हम्म। हम्म। वो एक एंटी वसुंधरा सेंटिमेंट बहुत जोर से था, हाँ। इनफैक्ट भाजपा के वोटर्स में भी। हम्म। ठीक है, वो सेंटिमेंट मेरे ख्याल से अभी देश में मोदी के लिए नहीं है। हम्म। हम्म। बन जाए अगले 1 साल में, बन सकता है। खैर वो हाँ, हाँ, पर वो आज के दिन में, क्योंकि हाँ, अगेन ये हम अपनी मन से नहीं बोल रहे हैं, जो भी सर्वे आए हैं हाँ, अभी से, हाँ। जो भी सर्वे आए उसमें कहीं भी मोदी मोदी की अप्रूवल रेटिंग काफी अच्छी, हम्म। या हम्म। जिन्होंने बोल रहे हैं उन्होंने काम किया है, मतलब 50-60% लोगों ने मान रहा है कि एबव एवरेज उन्होंने काम किया है। आई थिंक कांग्रेस भी इस चीज को रियलाइज करती है, और इसीलिए वो अलायंस पे इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि इस चीज से हम लोग शायद ना जीत पाए, हम लोग अर्थमेटिक अपना सही कर लें, हम लोग नंबर्स ऐसे जोड़ लें कि शायद कोई चांस बन पाए या कुछ। मेरे ख्याल से अलायंस तो एक चीज, अर्थमेटिक एक चीज है, पर मैंने दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, वो है कि इनके पास एजेंडा होने पड़ेगा। हाँ। एजेंडा वो एजेंडा होना पड़ेगा जो प्रोबेबली जहां पे मोदी मोदी एक लेवल में फेल रहे, हम्म। हम्म। और लोग मानते हैं कि इस लेवल में फेल हुए। जैसे हम्म। कुछ चीजों में तो आप मोदी को अटैक कीजिएगा, तो आप जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, हाँ, तो आप मोदी को अटैक नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, बम ब्लास्ट जो यूपीए में होते थे वर्सेस एनडीए में होते थे, तो बड़ा मार्जिन है। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो प्रॉब्लम मोदी को अटैक नहीं कर सकते। हम्म। पर हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसपे आप प्रॉब्लम, जिस चीज पे आप बेटर विजन या बेटर वो दिखला सकते हैं। जैसे मैं हम्म। एक दो चीज जस्ट टॉप ऑफ द माइंड है, या जो मुझे लगता हाँ, है जो हाँ, ये कर सकते हैं, पर अगेन उसमें इंडिया में डिस्प्यूट आएगा, मैं उस पर भी आऊंगा। हाँ, 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 एक बहुत बड़ा विषय देश में रिजर्वेशन के रिलेटेड, हाँ, ठीक है, मंडल कमीशन आया, उससे देश की पॉलिटिक्स चेंज हाँ, हुई। हाँ, हाँ। बीजेपी ने एक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किया। हम्म। ठीक है, तो अभी जो विषय है वो कास्ट बेस्ड सेंसस की है, जो हम्म। बिहार में इन्होंने चालू किया है, हाँ, कोर्ट से हाँ। भी अभी ग्रीन सिग्नल आ गया। ठीक है, तो एक कास्ट बेस्ड सेंसस और उस पे एक रिजर्वेशन को रिडिफाइन करने की बात। हम्म। ठीक है, वो एक ऐसा चीज है जिससे लोग थोड़ा कनेक्ट कर पाए, प्रोबेबली जो बैकवर्ड है, जो पोरेस्ट ऑफ पुअर है, जिनको लगता है कि जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनको लगता है वो मार्जिनलाइज्ड है, जिनको लगता है उनको अधिकार हक अधिकार नहीं मिल रहा है, और जो जिनको बीजेपी भी प्रोबेबली डायरेक्ट कैटर नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, तो
एक वैसा मुद्दा ये हो सकता है, क्योंकि अभी लोग वोकल है, नीतीश जी बिहार के लीडर वोकल है, यूपी के लीडर वोकल है। अब हम्म, मुझे ये पता नहीं कि कांग्रेस के लीडर्स को कैसे लेंगे या कांग्रेस उसको कैसे लेगी, पर वो एक विषय हो सकता है। दूसरी विषय हो सकती है कि कांग्रेस जो 2019 में स्कीम लेकर आई थी, न्याय स्कीम, हम्म, कि हर हाउस होल्ड को कुछ 72,000 रुपए साल का दिया जाएगा, जो बीपीएल का वो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब क्या है कि अब वो स्कीम को मोदी जी ने दूसरे ढंग से चला ही रहे, हाँ हाँ कृषि सम्मान के नाम से चला रहे हैं, वो घर पे खाना के नाम से चला रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्ट बेनिफिट पैसा या अन्न तो दे रहे हैं। हाँ 2004 में ये मनरेगा लेकर आए थे, 2004 वाले यूपीए वन में हाँ उस तरह की कुछ लेकर आए, जिससे वो जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, ठीक है, उनके इनकम बढ़ने का कोई साधन हो, ठीक है, तो वहां पे एक वो हो सकता हाँ, है। आई थिंक ये वाला पॉइंट है कि एक ये फीलिंग तो है लोगों में। देखिए, स्कीम के नाम और स्कीम के अंदर जाके लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो दूसरी चीज है। लेकिन एक ये फीलिंग है लोगों में कि बीजेपी जो है वो फ्री चीजें, रेवड़ी या जो भी कह रहे हैं, उसको बांटने में कम विश्वास रखती है। और कांग्रेस और जो दूसरी पार्टीज हैं वो इस चीज में ज्यादा विश्वास रखती है। हाँ, तो दो टाइप का है कि एक तो है कि गरीब को जो एक थ्योरी होती है कि एक हो गया कि गरीब को धक्का दे रहे हैं, और एक ऊपर से खींच रहे हैं अमीरों, मतलब इकोनॉमी को ऐसे खींच रहे हैं तो अपने आप गरीब अपलिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि जिन लोगों को ये भाता हो कि नहीं हमें फ्री का, या फिर जो उस तरह से देखते हैं उस चीज जैसे को। अभी हाउस होल्ड की चीज, जैसे नागना और राजस्थान में एक बड़ा चल रहा है, वो गैस सिलेंडर 500 रुपए में या वो हाँ चीज, ठीक हाँ है। अब ये ऐसी चीज जो हर फैमिली को इम्पैक्ट करती है, हाँ हाँ एक मिडिल क्लास को कम इम्पैक्ट करे, लेकिन जो हाँ पुअरेस्ट ऑफ पुअर उनको ज्यादा इम्पैक्ट करती है। हाँ हाँ तो ये सारी, तो ये चीज ऐसी हो सकती है जिसपे प्रॉब्लम, और ये ऐसी चीजें जो मोदी या मोदी गवर्नमेंट कभी सब्सक्राइब नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे रेवड़ी या फ्रीबीज के पक्ष में रहती नहीं। तो एक हाँ आप ऐसा कॉन्ट्रास्ट प्रोमिसेस आप कर सकते हैं, हाँ ठीक है, जिसके अराउंड अगेन वो, मतलब बेसिकली मैं इसको समराइज करूं तो सोशल एंड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि जो अगेन जो बहुत बड़े चंक में, तो उनको सोशल कैसे उनको लेकिन किया जाए। लेकिन जो आई थिंक ये मुद्दा काफी सही है, लेकिन इस मुद्दे को भुनाना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि एक एक स्टडी भी आई थी कि जो सबसे ज्यादा, जो दिमाग में सबसे ज्यादा स्टिक होता है जल्दी, वो एंगर होता है। और अभी सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे 44% कंटेंट इज बेस्ड ऑन एंगर। तो एंगर में मतलब ये चीजों को कि हम बढ़ावा लाएंगे, और क्योंकि जमाना देखिए, लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो ग्राउंड पे लड़ी जा रही है चाहे जितने भी, लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट और इनसे काफी वो होने वाला है। और इन पे जो डेली जो एंगर क्रिएट किया जा रहा है उससे जीतने में ये सक्षम होगा नहीं, वो। तो अब है कि एंगर को डाइवर्ट करने की जरूरत है। हाँ तो हाँ अब जैसे अभी एक जो भी आप बोल रहे हैं, आपने एकदम सही बोला, एंगर हाँ इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन। अब क्या है कि जो भी मैंने बात बोला, उसको मैं एंगर के रूप से ढालता हूँ। जैसे रिजर्वेशन की बात आई, जो हमने पहला टॉपिक बात किया, तो उसमें आप यदि ये एंगर ले आओ कि भैया हमारी जनसंख्या इतनी परसेंट है, ठीक है, और मतलब हमें कोई भी एक हाँ कम्युनिटी नहीं, मतलब 9% मेरी कम्युनिटी के है, और हाँ 75 साल आजादी के हो गए, और हमारे 0.2% हमारे लोग आईएएस बने। हाँ हाँ क्यों? क्योंकि जो फॉरवर्ड लोग हैं या जो वेल ऑफ है, उन्होंने हमारी हिस्सेदारी खा गई। हाँ अब ये एंगर में ट्रांसफॉर्म होता है हाँ हाँ कि हाँ उन्होंने मेरा पाई खाया है, और आज भी मुझे पाई देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो एक राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी ही हिस्सेदारी, कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको उतना पाई हाँ इन एवरी चीज मिलना चाहिए। तो हाँ अब जब भी कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करोगे हाँ और ये बात लोगों में जगाओगे कि भी आपकी जनसंख्या है, पर अगेन जो टॉप नॉच है, देख लो कितने बिजनेसमैन आपके कम्युनिटी के हैं, कितने आईएएस हैं, कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने बीडीओ सीईओ हैं, जो भी जो पोजीशंस होते हैं, ठीक है, ये कितने एमपी ही जीत के जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज में वो एंगर वाली, क्योंकि फिर काउंटर रिएक्शन भी होगा, क्योंकि इसमें जो एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो पावरफुल है, वो भी अपनी बात मजबूती से रखेगा, हाँ हाँ तो फिर वो एंगर क्रिएट हो सकता है, हम्म ठीक है। इनफैक्ट वो सब्सिडी वाली बात में भी, हाँ कि उसमें भी दूसरे लोग आएंगे,
हाँ जो तुमने बोला वो बोलेंगे, मतलब इंडिया में हाँ एक हाँ। बड़ी आइडियोलॉजी तो ये भी है ना कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, हम्म। वो भी अपनी ओपिनियन रखेंगे। हाँ ये है, देखिए फर्स्ट वाले में तो आई थिंक रिजर्वेशन में तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। अगर कोई है जिसको रिजर्वेशन उसके में से उसकी थाली में से कुछ जा रहा है बेसिकली, उसको ऐसा लगेगा, तो इसीलिए वो एंग्री हो सकता है। हाँ, सब्सिडी वाले में थोड़ा सा उसको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। इनडायरेक्ट है, सही बात हाँ इनडायरेक्ट है। है, तो इनडायरेक्ट। चमकाना, मतलब अगर चमका पाते हैं और वो क्रिएट कर पाते हैं तो आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि हाँ इश्यू तो बहुत अच्छा है, इसको भुनाना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर भुनाना भी आगे की चैलेंज है, मैं बोल रहा हूँ हाँ। इंडिया में चैलेंज होगी इस इश्यू को अडेप्ट करने की। हम्म। अब हम्म। ये चैलेंज इसलिए होगी क्योंकि जो, अगर मैं हिंदी बेल्ट की भी बात कर रहा हूँ, तो हिंदी बेल्ट में जो अलायंस पार्टनर्स हैं इंडिया में, वो हाँ जनरली बैकवर्ड पॉलिटिक्स के हाँ पार्टनर्स हैं, ठीक है। पर जो कांग्रेस है, हाँ कांग्रेस का वोट बैंक कभी बैकवर्ड रहा नहीं। हाँ, नहीं कांग्रेस रहा। का वोट बैंक फॉरवर्ड रहा, हाँ ब्राह्मण्स रहे। अब हाँ वो भी नहीं रहा, वो दूसरी बात है, हाँ हाँ बट वो रहे हाँ। कोर, ठीक है। तो क्या कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक को नाराज करना चाहेगी? हम्म। क्योंकि यदि कांग्रेस इस मुद्दे पे जाती है, तो हम्म। ब्राह्मण तो अभी छिटके हैं, पर रहे हैं लंबे समय तक, तो अब लोग, हाँ। वो ब्राह्मण वो जिंदगी में कांग्रेस के पास कभी नहीं आए, मतलब अगले हम्म। 25-30 साल तो नहीं आएंगे। हाँ हाँ। इस, और इससे कांग्रेस वीकेंड होगी लॉन्गर पीरियड में। तो हम्म। इज कांग्रेस रेडी टू टेक दैट रिस्क फॉर द इंडिया अलायंस? हम्म। तो मेरे ख्याल से ये हमारे बात करना बहुत आसान है, हम्म। ये करना कि मुद्दा अच्छा लग रहा है ये आसान है, बट अगेन ये कांग्रेस कितना अडेप्ट कर पाएगी, या अब आप दूसरा देखिए, आम आदमी पार्टी की भी देखिए, तो आम आदमी पार्टी का भी जो वोट बैंक है, वो अक्रॉस, दलित भी हाँ। वोट करते हैं, पर मिडिल क्लास भी वोट करते हैं, ब्राह्मण बनिया भी वोट करते हैं। हम्म। वो इधर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्राह्मण बनिया उनसे छिटकेंगे, डिस्टेंस बनाएंगे। तो क्या हम्म। वो इसके लिए तैयार होंगे? कि हम्म। उनको तो होगा कि ये सब कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। हम्म। तो ये मुद्दे, अगेन जो भी मुद्दा है, जो उसको अडॉप्ट करना, इंडिया के लिए कोई भी मुद्दा अडॉप्ट हाँ करना, वो हाँ। मेरे ख्याल से वन ऑफ द दो चैलेंज मैंने बताया, काफी। मुद्दा अडॉप्ट करना और दूसरा लीडर अडॉप्ट करना। ये दो मेजर चैलेंजेस जो इंडिया को ओवरकम करना, और जो मेरे ख्याल से काफी कठिन। क्योंकि उनमें कोई लीडर वैसा नहीं है, सब सीट्स मतलब स्ट्रेंथ क्योंकि लोगों की है, और वो भी अलग अलग विचारधारा है, पार्टी की वोट बैंक अलग अलग है। मतलब आप ऐसे देखिए, मैं थोड़ा सा इसका कंपैरिजन 1975 से करना चाहूंगा। तो हम्म। एक जयप्रकाश नारायण गॉडली फिगर थे, हाँ जेपी गॉडली फिगर थे, कि जेपी ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। हाँ हाँ आज के आप एरा में देखेंगे तो जेपी जैसा कोई फिगर तो नहीं है, जेपी के आसपास भी कोई फिगर नहीं। हाँ पर एकाध जो मोस्ट सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन आपको दिखते हैं, हाँ। उन पे ही क्वेश्चन मार्क। हम्म। जैसे बात करेंगे तो शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक आएंगे, जो आज जो भी लोग गठबंधन कर रहे हैं, उनसे हम्म। काफी सीनियर और काफी वो हैं, हाँ जिनको एक पॉलिटिकल एक्यूमेन बोला जाए, या पॉलिटिकल सब चीज में महारथी हासिल है, हाँ हाँ। फंडिंग की सब चीज में महारथी हासिल है। हम्म। मतलब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश, तेजस्वी, ये सबके गुरु के गुरु हाँ सब हाँ रहे। पर अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले उन्होंने मोदी जी के साथ शेयर किया है। हाँ हाँ लोग डाउट कर रहे हैं, गठबंधन इंडिया में बात चलने आ रही है कि भैया शरद पवार किस तरफ है, हाँ हाँ। ठीक है। तो जो आपके भीष्म पितामह प्रोबेबली हो सकते थे, हम्म। वो ही आपके साथ है कि नहीं है, इस पे क्वेश्चन मार्क है आज के हम्म। दिन में। तो और मेरे ख्याल से शरद पवार के अलावा कोई वैसा फिगर मुझे तो नहीं दिखता है कि जो हाँ मतलब हाँ। सेपरेट्स द रेस्ट। तो हम्म। मेरे ख्याल से एक वो दिक्कत है, जेपी की कमी है हम्म। कि, और मेरे ख्याल से वो मिले मतलब दिख तो नहीं रहे, तो आई थिंक वो एक, क्योंकि अगर जो अलायंस हुआ वो 1975-77 में अलायंस हो नहीं पाता यदि हम्म। जेपी नहीं होते। हम्म। इट वाज मोर अबाउट जेपी ने वो ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उस समय भी कम्युनिस्ट और भाजपा साथ आ गई, वो हम्म। संभव नहीं है यदि जेपी हाँ। नहीं होते। तो आई थिंक वो ये मिस कर रहा है। तो आई थिंक अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में एनडीए काफी कंफर्टेबल पोजीशन में एज कंपेयर टू इंडिया, INDIA। और इनको का इश्यूज पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपसी जो भी मेलजोल है उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। सीट शेयरिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कुछ जगहों पे शायद दिक्कत आएगी, वहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एनडीए को मेहनत का इतना अभी वो नहीं हो रहा है कि मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिंग इश्यूज हैं,
जो कि एड्रेस करने, लेकिन मेहनत तो, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन है तो बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है यहाँ। मुझे एक चीज और लगता है, मतलब हाँ। जस्ट टू ऐड ऑन की, एक तो और एक टाइमिंग भी फैक्टर है। हम्म। जो हम लोग बात करके सीट शेयरिंग में तो इशू, बहुत इशू नहीं है, इशू हाँ। में इशू नहीं। अब इशू के लिए आप फरवरी तक आप इशू यदि फाइनल करोगे, हाँ। वो कुछ होने वाला नहीं। हम्म। तो इशू, क्योंकि इशू को आपको फाइनल करना है, अडॉप्ट करना है, और उसको जनता के बीच रेजोनेट कराना है। और इंडिया जैसे देश में टेक्स टाइम, हाँ बिल्कुल और टाइम। वी आर ऑलरेडी इन अगस्त, हाँ। ठीक है, और इलेक्शन आप अप्रैल में चालू हो जाएंगे। हम्म। तो मोटे तौर पे 6-7 महीने, तो 6-7 महीने में आपको इश्यूज करने हैं, शीट शेयरिंग करनी है, लीडर करना है, और फिर वो जाना है। इसके हाँ। साथ साथ एक डिस्क्लेमर, कि आपको ब्रह्मास्त्र के खिलाफ भी रेडी रहना है। हम्म। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये है कि जो आपने बोला कि एनडीए को जो कुछ भी नहीं करने की जरूरत लग रही है, एनडीए को ये है कि कंट्रोवर्सी या पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारती, कुछ हम्म। गलत नहीं, डिजास्टर नहीं कर देना। हाँ। हाँ। आई थिंक वो उनको कहना है। पर मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह की जो है, वो इलेक्शन को कभी आसान लेते नहीं, हम्म। फितरत। ठीक है, वो इलेक्शन में बहुत जी जान लगा देंगे, भले वो जीत रहे हाँ। हाँ। हैं। और वो एक ब्रह्मास्त्र चलेंगे, हम्म। जैसे पिछले बार पुलवामा हुआ, हम्म। इस बार भी कुछ होगा। मैं नहीं हम्म। बोल रहा हूँ पुलवामा होगा, हाँ। हाँ। पर एक सेंटिमेंट को, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आया जाए, पीओके पे अटैक हो जाए, कुछ भी हम्म। जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि किसी नहीं सोचा था कि पुलवामा हो सकता है। हाँ। ठीक है, तो आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन, बट हम्म। कुछ भी जरूर होगा जो भाजपा जनवरी तो मार्च के बीच में एक ब्रह्मास्त्र चलेगी, जस्ट टू द फाइनल नील। हम्म। तो इंडिया को उसके लिए भी तैयार होकर रहना होगा, हम्म। कि क्योंकि उनके पास पावर, वो ये सब कर सकते हैं इंडिया। हम्म। तो उसमें वो कैसे काउंटर करेंगे, वो भी उनको तैयार रहना होगा। हम्म। तो मेरे ख्याल से देखते ये हैं। चीजें, कि ये 3 चीज सॉर्ट करनी है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, हम्म। और ब्रह्मास्त्र के खिलाफ भी अपना, अपने आप को इम्यून करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्ले आउट करती है चीजें, और बाकी हम लोग तो डिस्कस करते ही रहेंगे, और जो जो आगे चीजें आएंगी, आगे जो भी अपडेट्स होंगी, और उन सब चीजों को और डिस्कस करते रहेंगे। चलो फिर, हाँ। थैंक यू, थैंक ओके। यू ऑल, थैंक यू।